और ये आप देख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और ये कंटिन्यूसली होता जाएगा। जैसे देखो, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना। कॉमन सेंस की बात है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, इट विल वेलकम मोर एंड मोर सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू इट। यू नो, इन डेमोक्रेसी इट इज अ नंबर ऑफ पर्संस दैट आर काउंटेड, इट इज नॉट द नेचर ऑफ पर्सन। वोट कौन डाल रहा है ये नहीं देखा जाता, कितने बंदों ने वोट डाला ये देखा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्यूशन के पूरे यूनिट में Assalamu alaikum students, this is Wani Hilal, chemist educator from our native platform. As you know कि हमने यहाँ से आगाज सीरीज की शुरुआत की है, और आगाज सीरीज शुरू करने के पीछे जो हमारा मकसद है वो है कि आप जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी घर में बैठ के कर रहे हो उसमें हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकें। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मदद कर सके। इसी सिलसिले में आज क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पिछले कई सालों से पूछे भी गए हैं और मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड भी है कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा पहला यूनिट है सॉल्यूशंस, इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम आज रिवाइज करेंगे, और इसी में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा, और इसमें बहुत सारे तरीकों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहां पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम डिस्कस करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीटेडली पूछे गए हैं। जहां तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे ना, तो बिफोर गोइंग फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लेट मी रिमाइंड यू कि एक सॉल्यूशन में आपको पता है, मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा, इन सॉल्यूशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। यू नो दैट कि एक सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एंड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स का। लेकिन उन कंपोनेंट्स को हम नॉर्मली दो टर्म से जानते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये बहुत सिंपल चीज है, और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम आराम से डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो बात करें तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, और यही दो कंपोनेंट्स जब मिक्स हो जाते हैं तो वहां पर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट। अब चूंकि आपको पता है चाहे सॉल्यूट हो, चाहे सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूशन हो, ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स है, और एक मैटर जो है वो नॉर्मली तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है, नो मैटर वे प्लाज्मा, बीस एटसेट्रा। पर यहां पर तीन फेजेस की हम बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फेज। तो सबसे पहले अगर हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करना होगा तो हम फेज मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन सपोज लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पर आपका एक कंपोनेंट सॉलिड फेज में और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड फेज में। सॉल्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है, एज यू नो, कि यहां पर दो कंपोनेंट्स जो मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं ना, मिक्स होने के बाद वो एक सिंगल फेज में एग्जिस्ट करते हैं। और यहां पर हम फिर क्या देखते हैं कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन जैसा फिजिकल फेज रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन से डिफरेंट फिजिकल फेज रखता है वो सॉल्यूट कहलाता है, राइट। इसको फेज मेथड बोलते हैं, बहुत सिंपल है। और अगर आप दोनों कंपोनेंट्स का फिजिकल फेज सेम है तो वहां पर एज यू नो क्वांटिटी पे हम जाते हैं, जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो क्वांटिटी में कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। ये सारी चीजें आप फाउंडेशन क्लास से भी सुनते आएगा। हाँ, अब अगर ये दोनों भी सेम है तो वहां पर हम लास्ट में ना डायरेक्ट कॉन्स्टेंट मेथड पे जाते हैं, कि अगर दो कंपोनेंट से नॉर्मली जो कंपोनेंट ज्यादा हाई डायरेक्ट कांस्टेंट रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम डायरेक्ट कांस्टेंट रखता है वो सॉल्यूट कहलाता है, राइट। तो पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो यहां पर हम मेंशन किया ना, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें क्या बताता है? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें बताता है कि एक सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट क्या है, सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। और जहां तक ये दोनों कंपोनेंट्स के रिलेटिव अमाउंट की हम बात करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल
to express the relative amount of these two different components of solution. And we call that term, and we use the term concentration for that. उसके लिए हम term concentration इस्तेमाल करते हैं. अब यहां पर हम कुछ ऐसे methods को, now we have many methods available, यहां पर हम कुछ ऐसे methods को डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा. और इन्हीं मेथड्स में हमारा जो पहला मेथड है, ठीक है, दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी, राइट. ये मोलैरिटी आप यहां सॉल्यूशन में नहीं, या क्लास 11th में आपको स्टीशियोमेट्री में भी पढ़ाया जाता है, वहां पर उसको स्टीशियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशंस में वो चीजें पढ़ाई जाती है. अब हम पॉइंट मोलैरिटी को समझते हैं. अब चूंकि टर्म मोलैरिटी यूज हुई है तो मोल का जानना जरूरी है, और यहां पर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. यहां पर हमें सीधी बात बोर्ड एग्जाम्स की करनी है, तो मोल पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपने ये चीजें ऑलरेडी लोअर क्लास में 11th में या 12th में भी रिपीटली आपने पढ़ी है. तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सिंपली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, ये हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ढूंढते हैं. यानी हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं, दैट इज 1000 ml लेते हैं. उस 1000 ml में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड है, वही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाता है. सपोज ये मेरे हाथ में 1 लीटर पानी की बोतल है, राइट. सपोज में ऑलरेडी मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है. अब इस 1 लीटर पानी में कितना सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हो चुके हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, राइट. सो यहां पर हम सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं, सॉल्वेंट का नहीं. इट शुड बी केप्ट इन माइंड. और ये चीज आपको पता है कि वॉल्यूम यहां पर कंजर्व नहीं रहता. यहां पर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, देयर आर 2 चांसेस, 2 चीजें हो सकती है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा भी हो सकता है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से कम भी आ सकता है. सपोज अगर मैंने इसमें NaCl को डिसॉल्व किया, तो वो NaCl जैसे पानी में जाएगा, इसकी डिसोसिएशन होगी, और Na पॉजिटिव आयंस के इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो जमा होना शुरू करेंगे. And there will be an interaction between the solvent, that is H2 molecules, and these ions. आपको पता है वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एंड्स हैं, ठीक है. ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है. फिर हम डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव मेंशन करते हैं, क्योंकि प्योरली आयनिक नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड विद कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसको एक डाइपोल है. तो यहां पर सपोज NaCl आपने पानी में डिसॉल्व किया, तो Na पॉजिटिव और यहां पर वाटर के ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगी. दैट विल बी कॉल्ड एज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि यहां वाटर एक डाइपोल है, राइट. तो यहां पर खाली Na पॉजिटिव के साथ एक ही वाटर मॉलिक्यूल इस तरह के इंटरेक्शन डेवलप नहीं करेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जमा होंगे, और इस तरह से क्या होगा कि एक तरह की एग्रीगेशन होगी. बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल जो है ना वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के इर्द जमा होना स्टार्ट होंगे, जिससे क्या होगा कि वॉल्यूम में थोड़ी बहुत फर्क आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हर किसी कंडीशन में नहीं हो सकता. इसीलिए जब मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं ना, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट. और जहां तक फिर मोल्स की हम बात करते हैं, सर अगर हमें यहां मास दिया होगा, ठीक है, 2 इश्यूज है. तो मास को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है देयर इज अ मोस्ट पावर रिलेशनशिप, दैट इज N इज इक्वल टू W बाय M, जहां पर W जो है ना दैट इज अ गिवन मास ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी सॉल्यूट, और M जो है दैट इज अ मोलर मास. सो यू नो द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यू नो द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, यू कैन कन्वर्ट इट नंबर ऑफ मोल्स, और वो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिलेंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगा. सिंपल एग्जांपल, जैसे हम NaCl की बात करेंगे, ठीक है बेटा. तो NaCl का जो मोलर मास है, दैट इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है दैट्स 23, वही क्लोरीन का 35.5 है, तो ये आपका 58.5 आ जाएगा.
सो अगर आप 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो सलाइन वाटर है ना, आपका जो सॉल्यूशन है, ये आपका 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। राइट, बहुत सिंपल। तो ये एक मेथड है टू डिस्क्राइब द मोलैरिटी और टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी। दिस इज वन मेथड। सिमिलरली वी हैव द अनदर मेथड, एक और मेथड है। एक और मेथड है, दैट इज मोलैलिटी, दैट्स आल्सो रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स ही ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नहीं, यहां पर हम सॉल्यूशन का मास लेते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, इंस्टेड ऑफ लीटर, हम 1 kg ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। राइट, तो दूसरा जो है, दूसरा मेथड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम m से रिप्रेजेंट के, स्मॉल m से, वहीं पर जो मोलैरिटी अभी हमने डिस्कस की उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलैलिटी क्या है? इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। राइट, यानी अब हमारे पास जो ये पानी की बोतल है ना, अब हम इसका 1 लीटर नहीं, हम इसका 1 kg लेते हैं, 1000 ग्राम्स लेते हैं, और इस 1 kg लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं सम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, फिर उस 1 kg सॉल्यूशन का हम लेके देखते हैं कि इसमें कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो चुके हैं, वही इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो फर्क है वो है यहां डिनोमिनेटर की। वहां हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ढूंढे, यहां पर हम 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ रहे हैं। रेस्ट आपको पता है, अगर मैथ दिया होगा आप उसको सिंपली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। वॉल्यूम दिया होगा, वी हैव आल्सो द रिलेशनशिप फॉर दैट, क्या हम गिवन वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम मोलैलिटी को निकाल सकते हैं। बाकी इसके जो इक्वेशंस है, कुछ और रिलेशंस है, वो हमने ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की है। सो द अनदर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मोलैलिटी। और मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। एक और मेथड, देयर आर सो मेनी मेथड्स ना, अब ये चीजें काम आने वाले आगे जाके, तो दैट्स व्हाई इन्हीं मेथड्स को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। The another method is mole fraction. इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में माना जाता है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म काई, काई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंबल। तो जहां तक मोल फ्रैक्शन की बात है, एज नेम सजेस्ट, यहां पर कुछ हिस्सा हम ढूंढते हैं। अब देखिए फिर से वही बात, फिर से हम ये सोल्यूशन ले रहे हैं, पानी की बोतल है, इसमें हमने एक सोल्यूट ऐड किया है तो हमें सोल्यूशन मिला। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, हम दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स देखते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स, सॉल्वेंट के भी मोल्स, सोल्यूट के भी मोल्स, और फिर हम एक कंपोनेंट के मोल्स इन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन देखते हैं, तो वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी अब अगर हमारे पास ये सपोज ये हमने सोल्यूशन लिया है, इसमें 2 कंपोनेंट्स है, इसमें एक कंपोनेंट वाटर है। अब सपोज वाटर के जो कंपोनेंट्स मोल्स है, लेट इट बी N1, और यहां पर दूसरा कंपोनेंट सपोज हमने ग्लूकोज ऐड किया है और उसके मोल्स हमने N2 इसमें डिसॉल्व किए। तो अब सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट के मोल्स है, ग्लूकोज जो है ना वो सोल्यूट के मोल्स है, इसको हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन है, सो टोटल मोल्स जो सोल्यूशन के होंगे दैट विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2, वेरी सिंपल। अब यहां पर अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन डिस्क्राइब करना होगा, सो दैट विल बी सिंपली, यानी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, लेट इट बी Chi1, दैट विल बी इक्वल टू N1, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। वो कौन है यहां पर? पानी, वाटर। तो वाटर के कितने मोल्स है divided by the total moles of the solution, that is N1 plus N2. This will be called as the mole fraction of solvent. ये आपका mole fraction of solvent देगा। बिल्कुल ऐसी जो Chi2 होगा, that is the mole fraction of the another component, the solute.
वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वो N2 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज N1 plus N2. So this will give you the mole fraction of the another component glucose added in the solvent. Now यहां पर अक्सर जब इस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आपका ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया होता है एंड यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट, तो वहां पर हम N1 N2 पे नहीं जा सकते, हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम ढूंढ दें, वो कितना निकल के आएगा। लेट्स सी। देख बेटा, मोल फ्रैक्शन समझ में आया? बहुत सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट से समझा होगा। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अब देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन पे वापस आते हैं। तो यहां पर हमने देखा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Chi1, वो आपको N1 by N1 plus N2 के बराबर मिला। Chi2 आपका जो है दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज N2 by N1 plus N2, राइट। अब हम क्या देखते हैं, हम इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम देखते हैं। सो दैट मींस Chi1 plus Chi2 हम ढूंढेंगे यहाँ पर। सो व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, चलो Chi1 की जगह अपना वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट विल बी N1 डिवाइड बाय N1 plus N2 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 plus N2। बेसिक मैथ है बेटा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Chi1 plus Chi2 इज इक्वल टू N1 plus N2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो इट विल बी रिटन एज N1 plus N2। सो N1 plus N2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, सो वैल्यू कम्स टू बी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ये हमेशा यूनिट होगा। सो Chi1 यहां पर हम ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जहां पर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, तो आप आसानी से दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, सिंपली बाय यूजिंग दिस रिलेशन। Chi1 विल बी इक्वल टू Chi2 को वहां शिफ्ट करेंगे तो 1 minus Chi2। सिमिलरली आपका Chi2 किसके बराबर मिलेगा? 1 minus Chi1। So this is the mole fraction and this is another method to express the concentration of the solutions, right, in terms of the mole fraction of the solute and solvent। ठीक है, होप सो आपने समझा होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं एक और मेथड पे। द अदर मेथड जो हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज नॉर्मेलिटी। वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए बेटा एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। हाँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। हाँ, मोलैरिटी के मामले में मैं आपको बताऊं वहां कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही मोलैरिटी स्मॉल m से, वहीं पर मोल फ्रैक्शन का ऐसे। इसी तरह नॉर्मलिटी को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी में बेटा हम क्या देखते हैं, यहां पर भी हम सोल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं, लेकिन उस सोल्यूशन के 1 लीटर में हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हम मास ऑफ सोल्यूट नहीं, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट होते हैं। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है और इस ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल एक रिलेशन याद रखनी है और उस रिलेशन की मदद से आप किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये नॉर्मेलिटी, सो इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स in its volume of solution or 1 liter of solution. So 1 liter of solution में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ढूंढते हैं, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ढूंढते हैं। अब सवाल यह है सर, ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ये कैसे हम देखेंगे? इसके लिए आपको सिंपल एक रिलेशन याद रखनी है, दैट इज m डिवाइड बाय n भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। अब m क्या है सर? सो m इज द हियर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस।
and x is the value of x depends upon the nature of the substance. सपोज अगर आपका सब्सटेंस जिसका आपने इक्विवेलेंट मास लेना है, ठीक है, जिसका आपने नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पर x दोगे रिप्लेसेबल H पॉजिटिव में कितने, जिसको आप बेसिसिटी बोलते हैं। अगर ये एसिड होगा, अगर ये बेस होगा तो वहां पर x आप देखोगे इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, जिसको हम एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। अब अगर यही साल्ट है तो वहां पर आप देखोगे जो x का वैल्यू इट विल चार्ज ऑफ कैटाइन, और अगर यही एलिमेंट है, अगर यही एलिमेंट है दैट विल बी इक्वल टू द वैलेंस, उस वक्त x का वैल्यू वैलेंस ऑफ एलिमेंट होगा। सपोज हमने यहां पर ऑक्सैलिक एसिड लेना है, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, इज वाटर ऑफ डिस्टिलेशन एंड इट इज the hydrated form of ethane 1,2-dioic acid and this is commonly called as oxalic acid. अब हमारे पास oxalic acid है and we are supposed to form it is one normal solution. हमें इसका एक normal solution बनाना है। अब चूंकि ये जो oxalic acid है, ठीक, इसमें हमें पहले मोलर मास देखेंगे। मोलर मास हम आसानी से देख सकते हैं। मोलर मास is simply obtained by adding the atomic masses of all those elements, ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। चलिए करते हैं। कार्बन कितने हैं? 2, सो 12 into 2 दैट इज 24, ये कार्बन का हुआ। इसी तरह ऑक्सीजन आपके, वाटर का हम अलग से भी जोड़ेंगे लास्ट में। ऑक्सीजन 4 है, सो 4 into 16 दैट इज 64, ये आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा। हाइड्रोजन जो है 1 है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 ऐड करेंगे हाइड्रोजन का। वाटर जो ना, इसमें ऑक्सीजन है 16 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो 16 + 2 दैट्स 18, दैट्स इट इज मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, सो 2 into 6 18 दैट इज 36। तो यहां पर हम 36 जो है ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे, तो 4 + 4 8 + 2 हो गए 10 दैट इज +6 दैट इज 16, सो ए कैरी हुआ 3, 6 + 3 9 + 3 दैट्स 12, सो आपका ये 126 ग्राम्स आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर मास है ऑक्सैलिक एसिड का इट इज 126 ग्राम्स। लेकिन हमारे पास जो असाइनमेंट है वो ये है कि हमें एक नॉर्मल सॉल्यूशन इसका प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए हमें ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं, हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास लेना है। अब चूंकि एसिड है तो एसिड का जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है दैट इज m/x, और m यहां पर कितना आपका आ रहा है बेटा, m यहां का आपका 36 ग्राम्स, सो 36 यहां हम दिखाएंगे, तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी 126। अब इसमें जो रिप्लेसेबल H है ना, ये दोनों H जो है ना ये रिप्लेसेबल है, सो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, तो 126/2 आप कर दो, so it comes to be 63, सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको मैं ऑक्सैलिक एसिड दे रहा हूं, तो ऑक्सैलिक एसिड के 63 ग्राम्स ले लो, ठीक है, पानी के 1 लीटर में डिसॉल्व कर दो भाई, तो पानी के 1 लीटर में जब आपने 63 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व किए तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा, ये आप 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी 1 होगी। फिर अकॉर्डिंगली आपको जो भी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है आप अकॉर्डिंगली उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लोगे। सपोज अगर आपको 0.5 नॉर्मल बनाना है तो 63 into 0.5 कर दो, ठीक है, सेट दैट कम्स टू बी 6.3 ग्राम्स। वो आप डिसॉल्व कर दो इन 1 लीटर, वो आपका इसका आधा आ जाएगा, सॉरी इसका आधा आ जाएगा, वो आप 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दो तो आपका 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा। तो जिस नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली वो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 63 ग्राम्स को, बात खत्म। सो ये भी एक मेथड है कि जिससे हम सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स। हाँ, इसके साथ साथ वी हैव द परसेंटेज मेथड्स, वी हैव द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। परसेंटेज मेथड में हम सिंपली 100 ग्राम सॉल्यूशन के लेते हैं, फिर उसमें मास ऑफ सोल्यूट देखते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज क्या पाएगा। पीपीएम भी एक ऐसा मेथड है जो अक्सर उन सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है।
जैसे हमारे घरों में जो पानी आता है ना, टेप वाटर, उसमें कुछ क्लोरीन ऐड किया होता है, लेकिन वो क्लोरीन क्वांटिटी में बहुत कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के मामले में परसेंटेज मेथड जो है वो सही नहीं माना जाता है, उससे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को सही एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वहां पर हम जाते हैं पीपीएम में, तो वहां पर हम पर 100 नहीं, पर मिलियन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट, सोल्यूट का मास ढूंढते हैं। लेकिन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो आपके ये वाले मेथड्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो होप आपने ये डिफरेंट मेथड्स जो यूज होते हैं टू एक्सप्रेस और टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन और द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, इस चीज को समझा होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, क्या बात करते हैं ना, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम फिजिकल फेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे, वी हैव नॉर्मली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सपोज अगर हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, इस पानी में मैं सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकता हूं, लाइक ग्लूकोज, ऑक्सैलिक एसिड या NaCl एटसेट्रा। सो हमारा वो बनेगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह इसमें हम दूसरे एक लिक्विड कंपोनेंट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें हम गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ना, अगर हम देखें, मैंने टेप वाटर लिया बेटा, सो ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है, इसमें ऑलरेडी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन गैसियस फेज में, सो वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना। तो ये इसके 3 टाइप्स हो गए। इसी तरह अब अगर हम इसकी जगह सॉलिड को लेंगे, तो सॉलिड में हम गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके अलॉयज होते हैं। तो वो भी 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। अब अगर इसकी जगह हम गैस लेंगे, तो इसमें भी हम 3 अलग अलग सॉल्यूट्स के फिजिकल फेजेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो और 3 कैटेगरीज हुई। तो टोटली आपके पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जहां तक हेनरीज लॉ की बात करेंगे, ये हेनरी लॉ जो है ना, इट इज रिलेटेड विद द गैस लिक्विड सॉल्यूशन। और हमें हेनरी लॉ ये बताता है कि एक गैस का जो प्रेशर है, the pressure exerted by the gas over the solution, ठीक है, or the solvent in which it is dissolving, is directly proportional to its mass, to its amount that is dissolved, that get dissolved in that solvent. यानी जितना एक गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा डिसॉल्व होगा इन द सॉल्यूशन। और यहां पर हम उस गैस के प्रेशर की बात करेंगे। सो इफ इट इज P and M is the mass of the gas, then according to the Henry's law, M is directly proportional to P. Simple. जितना प्रेशर गैस ज्यादा एक्सर्ट करेगा ओवर द सॉल्वेंट, उतना उसका ज्यादा मास सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, सो वी विल M is equal to Kp, where K will be the constant of proportionality. अब देखिए, हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशंस की हम बात करें, तो इससे हेनरी लॉ क्लियरली प्रूव हो रहा है और इसकी एप्लीकेशन आपको ना रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती है। देखिए बेटा, मैं यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूं, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा हूं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है। जो अल्कोहलिक होते हैं उनको हॉट ड्रिंक्स बोलते हैं, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक है तो सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है। ये कोल्ड ड्रिंक, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इट इज अ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। फिर अलग अलग वो फ्लेवर्स एजेंट होते हैं, वहां में जाना नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन है और एक गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो हेनरी लॉ हमें ये बताता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे, उतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर ज्यादा डिसॉल्व होगा। सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा डिसॉल्व है, कम डिसॉल्व है? इस वाले सॉल्यूशन से हम ऑलरेडी टेस्ट से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके इस कोल्ड ड्रिंक का एसिडिक फ्लेवर ज्यादा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा है। अगर इसका एसिडिक फ्लेवर कम है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम डिसॉल्व हो चुका है। अब देखिए, ये कैप्ड है, मैं कैप नहीं बोल रहा अभी। सो प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा है अंदर,
तो हाई प्रेशर की वजह से यहां पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। मोर एंड द मास डिसॉल्व्ड इन दैट solution, mass of the carbon dioxide gas dissolved in the solution is more. अब मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रेशर को रिलीज करता हूं। प्रेशर को रिलीज करना मतलब मैं इसको अनकैप कर रहा हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने अनकैप किया ना, यहां आप देख रहे हो फिज हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक। अब मैं काम करता हूं, मैं इसको इस गिलास में ट्रांसफर कर रहा हूं। सी देखो, ये जो यहां पर फिजिंग हो रहे हैं ना, बिल्कुल आप देख रहे हो कि ऊपर जो ये बबल्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स है, क्योंकि मैंने यहां पर प्रेशर को रिलीज किया ना बेटा, मैंने प्रेशर को कम किया। प्रेशर कम होगा एज पर द हेनरी लॉ, उतना कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो यहां से बाहर निकलना स्टार्ट होगा। और ये आप देख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और ये कंटिन्यूसली होता जाएगा। लिसन, देखो ये कंटिन्यूसली होता जाएगा। कब तक? क्योंकि अब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब यहां प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रेशर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां डिसॉल्व रहेगा उतना ही रहेगा। सो ए स्टेज विल कम जब ये फ्लैट रहेगा, अब यहां से कोई फिस, कोई बबल बाहर नहीं निकलेगा कुछ टाइम के, अभी निकल रहा है, अभी निकल रहा है। यू कैन सी इट, क्योंकि आप प्रेशर को रिलीज कर रहे हो ना, हमने प्रेशर को कम किया। सो बाय ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द बोतल, कैप्ड बोतल, जब इसका हमने इस गिलास में ट्रांसफर किया तो हम प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। और प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट होगा, जो गैस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन होगा, वो कम होगा। तो जो एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस हाई प्रेशर पे डिसॉल्व हुआ था वो बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है, और वही इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, वो फिजिंग जो हो रहे हैं ना, वो इसी की वजह से हो रही है। और ये कब तक होती जाएगी? जब तक इस प्रेशर पे, जो अभी इस पे प्रेशर है, कम है एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द बोतल, जो ये प्रेशर यहां पर है, जब जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रेशर पे इस पे डिसॉल्व उतना ही रहेगा। और आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा जब आपके पास 2 कोल्ड ड्रिंक बोतल्स रहती है, ठीक। और अगर मैं ये मैंने अब ये 2 गोल्ड, एक ही सोल्यूशन है बेटा, एक ही सोल्यूशन है, ये मैंने गिलास में रखा है, ये मैंने क्लोज्ड बोतल में रखा है। क्योंकि प्रेशर जो है ना इनसाइड दैट इज मोर हियर, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। तो अगर हम इसको ना कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट है, आगे डिस्कस होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो अगर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे ना फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप इन दोनों को टेस्ट करोगे तो आपको इस गिलास में जो आपने कोल्ड ड्रिंक, हालांकि सेम है, सेम कोल्ड ड्रिंक है, सेम सोल्यूशन है, लेकिन फर्क किसके? प्रेशर की। यहां प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा है। तो कुछ टाइम के बाद जब आप इस कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करोगे ना, आपको इसमें एसिडिक फ्लेवर कम मिलेगा जबकि इसमें ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। यहां पर इस चीज से, सिंपल एक्टिविटी से हम हेनरी लॉ को समझ पाते हैं। ये एक एग्जांपल है, राइट। देयर इज वन मोर एग्जांपल, देयर इज वन मोर एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन हुई सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज हम करते हैं, पीते भी हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पैक क्लोज रहती है, कैप्ड रहती है, उसमें एसिडिक फ्लेवर आपको ज्यादा मिलता है, और वो एसिडिक फ्लेवर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड है भाई, तो एसिडिक ही है। इसी तरह एक और एप्लीकेशन इसकी आपको मिलेगी, जो ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली डीप इनटू द सी जाते हैं। उनमें एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं। ये कंडीशन जो है ना, ये होती है सीवियर पेन, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हमें स्कूबा डाइवर्स में मिलती है। दोज पर्सन्स व्हिच एक्चुअली गो डीप इनटू द सी। अब क्या होता है कि जब स्कूबा डाइवर्स समंदर के नीचे जाते हैं ना, तो प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है, और इस प्रेशर के बढ़ने से उनके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा N2 और O2 गैस डिसॉल्व हो जाता है, हेनरीज। और फिर क्या होता है कि जब ये सडनली वापस आते हैं ना टू द सरफेस, तो अचानक से प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कम होगा तो जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व दैट इज N2 एंड O2 गैस, जो उनके ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो चुका था जब ये समंदर के नीचे जा रहे थे, अब जैसे ही वापस आएंगे ना तो वो प्रेशर रिलीज हो रहा है, वो प्रेशर कम हो रहा है। तो जो एक्सेस ऑफ N2O2 वहां पर डिसॉल्व हुआ था, दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द ब्लड, और उसकी वजह से इनमें सीवियर पेन डेवलप होती है। और समटाइम्स ये सीवियर पेन जो है ना, इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द स्कूबा डाइवर्स।
और उसी कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं। और ये भी हमें एक एप्लीकेशन जो है हेनरीज लॉ की मिलती है। क्लियर? तो हेनरीज लॉ हमें सिंपली रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बताता है। क्लियर? अब अगर एक से ज्यादा गैसेस फॉर एग्जांपल इन गिवन सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं तो सिंपल फंडा है, जो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा मतलब वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, यानी जो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर कम होगा वो कम डिसॉल्व होगा। राइट? तो ये हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशन है। होप आपने समझा होगा, सिंपल है। लेट अस फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स एंड टाइप्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अभी हमने देखा हेनरी लॉ में कि गैस लिक्विड सॉल्यूशंस पे प्रेशर का इफेक्ट रहता है। प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसी तरह यहां टेम्परेचर का भी इफेक्ट रहता है। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट रहता है, इस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है। और नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर एंड द सॉल्युबिलिटी, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा एंड वाइस वर्सा। और ये भी आप सिंपली इस कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आपको मैं दिखा रहा था हेनरी लॉ को वेरीफाई करने के लिए उसके एप्लीकेशन में, इसी से हम इसको भी समझा सकते हैं। तो आपने देखा होगा अगर हमारे पास दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक बोतल को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, मतलब हम टेम्परेचर को कम रख रहे हैं, और दूसरी कोल्ड ड्रिंक बोतल को हम रेफ्रिजरेटर से बाहर रखेंगे, मतलब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। राइट? तो टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक? आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे ना, जब कुछ टाइम के बाद आप इन दोनों कोल्ड ड्रिंक बोतल्स को टेस्ट करोगे, जो कोल्ड ड्रिंक बोतल आपने रेफ्रिजरेटर में रखी थी उसमें आपको एसिडिक फ्लेवर ज्यादा मिलेगा। और वो एसिडिक फ्लेवर किसकी वजह से? शाबाश, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जितना एसिडिक फ्लेवर ज्यादा मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा डिसॉल्व हो चुका है। अब जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने बाहर रखी है ना, उसमें आपको एसिडिक फ्लेवर कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम डिसॉल्व रहेगा, और यहां पर टेम्परेचर कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। राइट? अब बाहर जो है वो टेम्परेचर जो है ना वो यहां पर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम रहेगी। और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो, अक्सर वो कोल्ड ड्रिंक बोतल जो वो बाहर रखते हैं ना, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक बोतल जो आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, अक्सर जो प्रेफर आप करते हो ना, आप प्रेफर करते हो कि आपको रेफ्रिजरेटर वाली कोल्ड ड्रिंक्स मिले, क्योंकि आप उसका एसिडिक फ्लेवर ज्यादा फील करोगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ज्यादा होगी। बाहर वाला हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम डिसॉल्व हो चुका है, तो एसिडिक फ्लेवर भी कम मिलेगा। नाउ अब हम वापस आते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे। तो जब हम इसी तरह क्या होता है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ये गैस लिक्विड की बात हुई, इसी तरह जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर भी हम सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं। सॉल्युबिलिटी यहां मतलब है कि जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएंगे इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, अ स्टेज कम्स कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था वो हो चुका है, उसके बाद प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, यानी जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरमिक्स होगा उतना ही सॉल्यूट वापस निकलेगा। वी कॉल दैट सॉल्यूशन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यू नो दैट, बहुत सिंपल है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना तो उस वक्त सॉल्यूट का कितना मास इसमें डिसॉल्व हो चुका है इस गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन में। सपोज वी आर टेकिंग 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने इस बोतल में सॉल्यूशन बनाया, मैं इसमें से 100 ग्राम्स ले रहा हूं और उस 100 ग्राम में देख रहा हूं कि मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो चुका है। सो वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा इन दैट सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे हम नहीं जाएंगे, उसी पे वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। यहां पर हम नेचर पे नहीं जाएंगे, यहां पर हम टेम्परेचर पे जाएंगे। तो अगर मैंने इसमें सॉलिड को डिसॉल्व किया है, ठीक है बेटा, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि जिनकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है
सोल्यूशन बनने की प्रोसेस है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, दैट मे बी थर्मोडायनेमिकली एंडोथर्मिक और दैट मे बी एक्सोथर्मिक। सपोज अगर हम बात करेंगे, फिर हम आएंगे वापस यहां पर, हमें सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे आना बेटा। अगर हम KCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो फॉर्म द सॉल्यूशन कैसे कहेंगे, KCl हो या पोटेशियम नाइट्रेट हो, हम यहां पर KCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन। तो यहां पर जो प्रोसेस है ना, इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो बैकवर्ड प्रोसेस होगी ना इसकी, दैट विल बी एक्सोथर्मिक। ओके, इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आप डिसॉल्व करो, वहां पर भी आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर हम यहीं पर बेरियम सल्फेट लेंगे, आप सोडियम सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं, ठीक, या बेरियम, आप सोडियम सल्फेट की दो फॉर्म्स है, वो आगे हम अलग एक कंडीशन पढ़ेंगे। चलो बेरियम सल्फेट की हम बात करते हैं। तो BSO4 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो यहां पर भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन यहां पर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो एंडो होगी, वो एंडो होगी, यानी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से बाहर निकलेगा ना, अलग निकलेगा, तो वो एंडो होगी, उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है, तो वहां पर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। यहां आना है मुझे, सॉल्युबिलिटी कर्व से आना है, इसके लिए इस चीज को समझना होगा। अब यहां पर चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो यहां एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो आपने 11th में पढ़ा होता है, दैट इज ली चेलियर प्रिंसिपल। और ली चेलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, शाबाश, कि जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उसके बाद अगर आप उस इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो इक्विलिब्रियम उसको अंडू करेगा, उसको अपोज करेगा। अब हम एक काम करते हैं, ये पहला वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला किस बेटा, दो केस मैंने लिए, तीसरा केस अलग से लेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर कर रहे हो। एज पर द ली चेलियर प्रिंसिपल, जो ये सिस्टम है, ये जो सॉल्यूशन है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस को फेवर कर रहा है, क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो ना, तो आप एक्सो को फेवर कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम उसको अंडू करेगा, मतलब ये एंडो को फेवर करेगा। एंडो को फेवर करना मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट पानी से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सो इसका मतलब KCl इन वाटर जब डिसॉल्व होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा KCl जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। वहीं पर अगर आप दूसरे केस की बात करेंगे, यहां पर अगर आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो इसका मतलब आप एक्सो को फेवर कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, हीट बाहर रिलीज होगी ना टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप फॉरवर्ड प्रोसेस को फेवर कर रहे हो। तो जो बैकवर्ड प्रोसेस यहां पर प्रेसिपिटेशन है, यू नो दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग हो रहा है, फॉरवर्ड प्रोसेस डिसोल्यूशन है। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, मतलब आप फॉरवर्ड प्रोसेस को फेवर कर रहे हो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अंडू करेगा, वो बैकवर्ड प्रोसेस को फेवर करेगा। बैकवर्ड प्रोसेस फेवर होगी तो BSO4 अलग होगा, वाटर अलग होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है जिनकी दो फॉर्म्स होती है, जैसे अभी मैं आपको सोडियम सल्फेट की बात कर रहा था। सोडियम सल्फेट जो है इसकी दो फॉर्म, हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म होती है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो यहां पर मैं अभी आपको बता रहा था कि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है। जब तक सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा ना, तब तक इसकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, तब तक इसकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडो होगी। इसका मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि ये जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, इट विल बिकम एनहाइड्रस, और एक स्टेज ऐसा पहुंचता है कि ये सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये लॉस होंगे, और आपका जो सॉल्यूट है ये एनहाइड्रस फॉर्म में आएगा। और जैसे एनहाइड्रस फॉर्म में आएगा, आप नेचर बदला ना, नेचर बदला, अब सॉल्युबिलिटी भी असर आएगा। उसके बाद जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आएगा, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी,
तो पता चला कि एनहाइड्रस फॉर्म में जो इसकी सॉल्युबल डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी दैट विल बी एक्सो, यानी दूसरे केस के सब मैच होगा। हमें यहां आना बेटा, यहां आना है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें कि जिनको हम आराम से समझ सकते हैं। अब यहां पर हम बात करें तो तीन तरह के सॉल्यूट्स, तीन तरह के सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलते हैं। वो जिनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, वो जिनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सो होगी, वो जिनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडो भी होती है, एक्सो भी होती है, क्योंकि वो सॉल्ट्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की हम बात करेंगे। अब अगर हम ये तीनों केसेस ग्राफिकली दिखाएंगे, यानी हम सॉल्युबिलिटी को अगेंस्ट द टेम्परेचर दिखाएंगे ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिक्स तीन तरह के मिलेंगे बेटा, तीन तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे। भूलना नहीं है, तीन तरह के सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया याद रखना। अब इसी पे हम आते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व पे। चलिए, तो हम तीनों केसेस को एक एक करके प्लॉट करेंगे। नंबर 1, ठीक है, एंडोथर्मिक वाला। तो एक साइड से हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, दूसरी साइड से हम सॉल्युबिलिटी लेते हैं। यहां से टेम्परेचर लेते हैं, यहां से हम सॉल्युबिलिटी लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो पहला केस है जो भी हम बता रहे थे, एंडोथर्मिक वाला केस, जहां पर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, राइट। तो वहां पर आपका ग्राफ ऐसा जाएगा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, राइट, ठीक है। तो पहले कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है ना, तो इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सपोज सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहां बना है, कुछ मास सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये है पहला वाला केस, दैट इज एंडोथर्मिक वाला केस, एंडोथर्मिक वाला केस। इसी तरह जो दूसरा हमने दिखाया उसमें भी दिखाते हैं। यहां से टेम्परेचर ले लो, यहां से हम सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं बेटा। अब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है, तो यहां पर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो यहां ग्राफ नीचे जाएगा लाइक दिस। तो इसका मतलब ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस थी ये एक्सो थी, एक्सोथर्मिक था। अब तीसरा जो है ना वो थोड़ा बहुत हटके यहां पर है। यहां पर आपको अभी सोडियम सल्फेट हाइड्रेट की बात हो रही थी, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडो है। तो इसका मतलब जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। एसिटेज विल कम जब ये सोडियम सल्फेट जो है ना ये अनहाइड्रस फॉर्म में आएगा, और जैसे अनहाइड्रस फॉर्म में आएगा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सो होगी, तो इसका मतलब ग्राफ यहां से अब नीचे जाना स्टार्ट करेगा। सो ये है सोडियम सल्फेट जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, ये है सोडियम सल्फेट जब इस एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। ये टेम्परेचर और यहां से हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, ये जो कर्व्स हमें हासिल हुए ना, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, जो हम हासिल करते हैं जब सॉल्युबिलिटी ऑफ और सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं, इनके दरमियान रिलेशन देखते हैं, इन्हीं कर्व्स को बेटा हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर सिंपली द कर्व्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड व्हेन द सॉल्युबिलिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर। सो यहां पर हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं, हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, और इसको जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं वहां से जो कर्व हासिल होते हैं उन्हीं को हम सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं, राइट। अब अगर हम देखें यहां पर मैंने टर्म के साथ राइट आपने टाइप्स भी लिखा है ना, तो अगर हम इन दो ग्राफ्स को देखें, यहां पर आपको दो तरह के ग्राफ्स मिलेंगे, एक ये दो ग्राफ्स और दूसरा ये वाला ग्राफ जो लास्ट वाला है ना बेटा, इनमें थोड़ी फर्क है। यहां पर जो ये ग्राफ है, ये कर्व है, ये ऊपर जा रहा है, यहां ग्राफ नीचे जा रहा है, एंड देयर इज नो एनी शार्प ब्रेक, कोई शार्प ब्रेक नहीं आ रही। तो इस तरह के सॉल्युबिलिटी कर्व्स को हम कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स बोलते हैं, कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है, यहां पर पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी फिर कम, तो यहां पर एक शार्प ब्रेक आ रही है। जैसे सोडियम सल्फेट में ये अप्रोक्सीमेटली 32.4 डिग्री पे आता है, जहां पर ये जो सॉल्यूट है, जो सॉलिड सोडियम सल्फेट, ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, हाइड्रेट से अनहाइड्रस होता है। और ये भी हमें कर्व मिला, लेकिन ये कर्व जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
यहां पर एक शार्प ब्रेक आ रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर अचानक से नीचे आ रहा है। सो ऐसे सॉल्युबिलिटी कर्व्स को हम डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल है, सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज अ शार्प ब्रेक और नॉट। सो वी हैव कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मैंने दो चीजों को कंबाइन किया है क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल को हम इसी बुनियाद पे समझाते हैं। ठीक है बेटा, राउल्ट्स लॉ जो है ये समझने से पहले मैं आपको अभी जो बात हो रही थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, अब अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में हम दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, ये एक है और यहां से हम एक और लिक्विड कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं। अब यहां पर हमें मिलेगा सॉल्यूशन। अब इसमें दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स होंगे, ओके, सॉल्यूशन। इसमें एक सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अभी दो लिक्विड कंपोनेंट्स है बेटा, लेट इट बी लिक्विड ए एंड इट इज लिक्विड बी। नाउ लिसन, अब इससे पहले हम राउल्ट्स लॉ पे आएंगे, थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर जो है वो टर्म पहले समझते हैं, क्लियर? ठीक है, हमने एक लिक्विड लिया बेटा, एक क्लोज्ड कंटेनर। अब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ना, दे आर स्टार्टिंग एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। अब यहां पर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सिस्टम को क्लोज रखा है, मैटर को बाहर नहीं छोड़ रहा हूं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल वहीं रह रहे हैं। सो स्टेज विल कम कि अब ऊपर जो स्पेस अवेलेबल थी, ठीक है, इसमें एक गैस आएगा, और चूंकि अब गैस है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे विल कांस्टेंटली स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये इसी लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल है, जैसे पानी की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात, मैंने इसमें पानी लिया है, ऊपर से क्लोज किया, अब यहां जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट चेंज टू वेपर्स। अब चूंकि देयर इज नो स्पेस फॉर देम टू एस्केप, वहीं पर है, तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा कि ये जो वेपर्स है ना, ये इस लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक, यही मैं यहां दिखा रहा हूं, जब ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे ना, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन इट, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। The pressure or the force per unit area exerted by these liquid molecules in the vapor phase, ठीक है, और by these vapor molecules on their liquid, ठीक है, on the surface of its liquid phase। अपने लिक्विड फेज में जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। सिंपल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ इट और इट्स लिक्विड फेज, दैट विल बी इट्स वेपर प्रेशर। हर किसी लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। ओके सर, क्यों बता रहे हो? राउल्ट्स लॉ समझाना। राउल्ट्स लॉ को हम वेपर प्रेशर से ही कोटेड करेंगे, एंड इट इज रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स इन अ सॉल्यूशन। तो हर किसी लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, और यहां पर अब सवाल उठता है, सर ठीक है, ये पानी था, इसका अपना वेपर प्रेशर है, अल्कोहल है, इसका अपना वेपर प्रेशर है, कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी लिक्विड है, हर किसी लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। सो व्हाट अबाउट अगर हमने इसमें सोल्यूट को ऐड किया तो वहां सॉल्यूशन बना, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगी? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर हमने इसमें सपोज एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया, जिसके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, जैसे ग्लूकोज ऐड किया, ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया, NaCl ऐड किया, तो जैसे आप इसमें वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या सॉलिड सब्सटेंस ऐड करोगे ना, तो इसके वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगी। वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा नॉर्मली। क्यों कम होगा? क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो है ना, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वो वेपर्स में कम जो है ना कन्वर्ट होंगे, और जितने वेपर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे उतना प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम विल बी लेस, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, इफ यू रिमेंबर जो मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था कि जब हम इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, सपोज हमने इसमें नमक ऐड किया, हमने इसमें
ग्लूकोज या ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया तो वो डिसोसिएट होंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे विल स्टार्ट डेवलपिंग इंटरैक्टिव फोर्स विद देम विद दीस सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसका जब सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट होगी तो उनका वेपर में, यानी ये एक तरह के वहां पर बंद होंगे, अब इनका वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और जब वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी कम होगा। और नॉन वोल्टेज सॉल्यूट ऐड करना, सॉलिड सब्सटेंस ऐड करने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर जो कम होता है ना, वी कॉल दैट एज अ बैबोज लॉ, दैट इज कॉल्ड एज बैबोज लॉ। सर ये तो सॉलिड लिक्विड वाली बात हुई, व्हाट अबाउट लिक्विड एंड लिक्विड? तो जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे ना तो इसका भी वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। और जहां तक सॉल्यूशन, अब देखो ये एक लिक्विड हमने लिया, इसका अपना वेपर प्रेशर है, ये दूसरा हमने लिक्विड है, इसका अपना वेपर प्रेशर है, ये तीसरा ये जो है ना ये सॉल्यूशन है, इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। जहां तक ये सॉल्यूशन है ना, इसका जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी द सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स जिनका ये बना है, दैट इज लिक्विड कंपोनेंट ए, लिक्विड कंपोनेंट बी। रॉड्स को समझा रहा हूं। अब सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट ए इज PA and vapor pressure of liquid component B is PB. ओके, और जब ये सॉल्यूशन में आएगा लेट इट बी P सॉल्यूशन। ओके, अब जहां तक हम रॉल्ड्स लॉ की बात करते हैं, रॉल्ड्स लॉ हमें ये बताता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट ए होगा, अब इसमें दोनों का लिक्विड कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर होगा, तो कौन से लिक्विड कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर इट इज मोल फ्रैक्शन। मतलब जिस लिक्विड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका उतना वेपर प्रेशर वहां ज्यादा होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। मतलब यहां पर हम बात करेंगे तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर इज एडिटिव, ठीक है, यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये जो P सॉल्यूशन होगा इट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। चलो याद रखते हैं यहां पर। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ये PA किसके बराबर होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi, और Chi यहां पर क्या, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट A। और सिमिलरली यहां पर जो PB होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi B। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो हमें P किसके बराबर मिलेगा, इट विल बी P नॉट A Chi A। इसी तरह PB जो है इट विल बी P नॉट B इंटू Chi B। सर ये P नॉट क्या है यहां पर, P नॉट A जो B जो है ना, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट B इन प्योर फॉर्म। सॉरी यार बगा गया। तो ये जो लिक्विड कंपोनेंट है ना यहां पर P नॉट, सो इट इज एक्चुअली ना वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट B in its pure form। और इसी तरह जो P नॉट A है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट A in its pure form। ये तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड का तब बदलेगा जब वहां पर हम किसी और लिक्विड को ऐड करेंगे। क्लियर, दैट इज व्हाई यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल सेट किया। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट हियर, और वो कांस्टेंट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली रॉल्ड्स लॉ इज। सो रॉल्ड्स लॉ हमें ये बताता है कि एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, जो एक बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें जिस लिक्विड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा उसके मोल फ्रैक्शन भी कम होंगे, और वाइस वर्सा। अब यहां पर इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। सर व्हाट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट्स एडिट, ठीक है, यहां पर हम दिखा सकते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट विल बी इक्वल टू P, शाबाश, P अब किसके बराबर है, P नॉट Chi A प्लस P नॉट तो नीचे लिखते हैं ये। सो P सॉल्यूशन जो है दैट विल बी P नॉट Chi A प्लस P नॉट A प्लस Chi A इंटू Chi A, P नॉट B इंटू Chi B। ठीक है, अब इसको ना, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यू नो दैट कि Chi A को हम Chi B से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे अभी मोल फ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया
कि काई ए प्लस काई बी जो है ना, दैट इज काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो यहां पर हम काई ए की जगह 1 माइनस काई बी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पी सोल्यूशन विल बी पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां लाते एक्चुअली हम राउल्ट्स लॉ समझ में आया। राउल्ट्स लॉ में आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी बेटा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। और जब भी कोई सॉल्यूशन इस तरह की इक्वेशंस को ओबे कर रहा है, ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशंस, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस नाम देते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जो इन इक्वेशंस को ओबे नहीं करता, जहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो ये वाली जो रिलेशंस ओबे नहीं हो रही है, दैट मींस द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। दैट इज व्हाई मैंने राउल्ट्स लॉ के साथ आइडियल नॉन आइडियल को जोड़ा है। ठीक, अब थोड़ा बहुत ना हम सॉल्यूशन पे ये चीज देखते हैं ताकि हमें राउल्ट्स लॉ की एक और फॉर्म मिले जिस पे हम अक्सर एग्जांपल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल है that is equal to the sum of the vapor pressures of the two liquid component, that is PA and PB। अब P और PB के वैल्यूज हमने यहां से लिए तो वो इक्वेशन यहां तक पहुंची। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इट इज PA 1 माइनस काई बी। ठीक, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सो इट विल बी P नॉट A माइनस P नॉट A काई बी, P नॉट A इंटू 1 P नॉट A इंटू काई बी, तो माइनस आएगा, सो प्लस अपना P नॉट B काई बी वहीं पर। ओके, अब P सॉल्यूशन किसके बराबर मिलेगा, देखो यहां पर हम P नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, काई बी को भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम एक काम करेंगे, P नॉट A को हम ऐसे रखेंगे, यहां पर हम काई बी को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, सो काई बी इंटू 1, ठीक है ना, P नॉट काई, ठीक है, P नॉट काई बी। ठीक, अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन भी मिलेगी आपको। क्लियर, और यहां पर हम काई बी को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या P नॉट को भी कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। अब इसको बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। ओके, और इस इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड कंपोनेंट प्योर फॉर्म दिया है, ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखें, अगर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट प्योर फॉर्म दिया है तो वहां पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और आपको दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता होगा, ठीक है, तो आप वहां से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो निकाल सकते हो बाय यूजिंग द राउल्ट्स लॉ। हम इसके और ज्यादा फॉर्म निकाल सकते हैं। क्लियर, लेकिन ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब आइडियल नॉन आइडियल पे हम आते हैं, तो आइडियल में क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, दैट इज पी ए जो है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी ए जो है इट इज इक्वल टू P नॉट A काई, और इसी तरह पी बी जो है इट इज इक्वल टू P नॉट A काई, पी बी सॉरी P नॉट B काई बी। अगर ये इक्वल आ रहा है तो सॉल्यूशन आइडियल क्या, अगर ये अनइक्वल आ रहा है लाइक दिस तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। ओके, अब सर ये आइडियल नॉन आइडियल कब होगा, इसलिए बेटा यहां पर आपको तीन चीजें याद रखनी है। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो तीन तरह की इंटरेक्शंस रहती है। यहां पर सोल्यूट इंटरेक्शंस, यानी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन रहती है। और तीसरी जो एक नई इंटरेक्शन डेवलप होती है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखिए, जितनी इंटरेक्शन सोल्यूट पार्ट सॉल्वेंट हो या लिक्विड कंपोनेंट्स हो, यहां पर हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास यहां दो लिक्विड्स हैं, जिस लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे उसके वेपर ज्यादा बनेगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। अब जिस लिक्विड कंपोनेंट के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे ना, तो उसके वेपर्स बनने के चांसेस कम है, वो इजीली नहीं बनेगी। तो ये वजह है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम ईथर लेंगे या वाटर लेंगे एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो ईथर का वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल्स के वो वीक होते हैं एज कंपेयर्ड टू द वाटर, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा।
बात समझे? और यहां पर अगर हम दो लिक्विड्स को हम मिला रहे हैं तो अब यहां पर एक और तीसरी इंटरेक्शन डेवलप होगी, दैट इज सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे। देखो बेटा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले इंटरेक्शंस, क्योंकि सवाल है सर सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं, ठीक है, परफेक्टली आइडियल बहुत कम आपको मिलेंगे, रेयर केसेस। क्योंकि अक्सर जब हम दो सॉल्वेंट्स को या दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो जो नई इंटरेक्शन होती है ना वो डिफरेंट होती है। हाँ, इन केस अगर सॉल्यूट सॉल्यूट फॉर एग्जांपल आपने इसमें एक और लिक्विड अल्कोहल को मिलाया, अब यहां पर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, अल्कोहल वाटर के बीच में इंटरेक्शन। अगर ये तीनों इंटरेक्शन सेम होंगे ना तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, बट इट इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। तो अक्सर सॉल्यूशन जिसके साथ डील कर रहे हैं वो नॉन आइडियल होते हैं क्योंकि वहां इंटरेक्शन डिफरेंट होती है। क्लियर? और इस पे हम एक और टर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगी, नेगेटिव डेविएशन कब आएगी? तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको सिंपल याद रखना है, जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सपोज ये हमने बनाया, यहां पर देखो ये अगर सॉल्यूट है, सपोज लिक्विड है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन बना है। तो यहां पर ये सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये नई वाली अट्रैक्शन है, राइट? अब अगर ये तीनों अट्रैक्शंस इंटरेक्शन सेम होंगी तो ये सॉल्यूशन आइडियल होगा और इसमें बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह की इंटरेक्शन, ये जो ना ये सॉल्यूट और इंटरेक्शन ये वीक होगी एज कंपेयर टू दीस इंटरेक्शंस, जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग होगा, यहां जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इससे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है, तो कॉमन सेंस की बात है मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो आपको जो वेपर प्रेशर आएगा ना वो ज्यादा आएगा। सो इट इज अ सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब विद नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आया होगा। अब अगर यहां पर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू यहां पर जो इंटरेक्शन है, यहां पर जो इनसे ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब यहां से आप मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, दैट इज द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन। सो द राउल्ट्स लॉ एक ब्रीफिंग, बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हमने इसको इसमें न्यूमेरिकल्स भी किए बाकी, तो यहां पर एक ब्रीफिंग थी कि कैसे हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझ सकते हैं और राउल्ट्स लॉ को आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सॉल्यूशन के पूरे यूनिट में हम क्वेश्चंस को इन द इंपॉर्टेंट के हिसाब से, मतलब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से अगर हम इनको हम ऑर्डर में रखेंगे तो ये टॉप पे आएगा। अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ही होते हैं। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसमें कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, कुछ खास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनका जिक्र हम यहां पर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज कहलाती है, इनको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। You know, in democracy, it is a number of persons that are counted. It is not the nature of a person. वोट कौन डाल रहा है ये नहीं देखा जाता है, कितने बंदों ने वोट डाला ये देखा जाता है। अब समझ में आया होगा ना ये कॉलिगेटिव का। तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, न कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म डेमोक्रेटिक फॉर देम। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, वी कॉल देम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है? तो यहां पर मैं आपको बताऊं, इसमें जो प्रॉपर्टीज आती है, 4 प्रॉपर्टीज आती है।
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काउंट होते हैं। यानी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है बेटा, लेकिन एक सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। तो इसमें नंबर 1 पे आता है relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. Okay? अब relative lowering of vapor pressure क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बेटा वही चीज, मैंने यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, अभी मैंने इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया। अब यहां पर वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इस लिक्विड, ये लिक्विड है प्योर लिक्विड है, अभी कोई भी सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं मैंने किया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में जाएंगे, दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर, दैट विल बी इट्स वेपर प्रेशर। अब इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अभी जो बात हो रही थी नमक का ऐड कर दो, ग्लूकोज ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा कि इस लिक्विड का अब वेपर प्रेशर कम होगा। यानी जो अब सॉल्यूशन बनेगा ना, दैट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज, लेकिन एक नई फॉर्म में आ गया, सॉल्यूशन बनाया, अभी प्योर नहीं रहा है, अभी मिक्सचर बना है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, राइट। तो अगर वो वेपर प्रेशर, तो सो देयर इज अ चेंज इन वेपर प्रेशर। सो अगर इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P0 है, तो अब जो भी सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर P है, तो ये जो P0 माइनस P है, इट विल बी कॉल्ड एज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपको बताएगा ना कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, क्योंकि अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर में इजीली स्टार कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां एब्सोल्यूट पार्टिकल चले गए ना, वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं, और यहां पर रिलेटिवली सरफेस पे नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कम होगी, और उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज वो भी कम होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब पहले कितना वेपर प्रेशर था, दैट इज द वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। अब वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही आपको बताएगा कि वेपर प्रेशर कितना कम हो चुका है जब अब इसने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये यही है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रेशियो विद द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर फॉर्म, that is P0 minus P divided by P0. This is called as RLVP, relative lowering of vapor pressure. And this relative lowering of vapor pressure has been found to be directly proportional to, this has been found to be directly proportional to chi2, yani the mole fraction of the non-volatile solute. अब ये chi2 किसके बराबर होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम P0 minus P by P0, that is relative lowering of vapor pressure. So what is P0 minus P? It is lowering of vapor pressure. P0 minus P by P0 is the relative lowering of vapor pressure, and this is the colligative property. It is proportional to chi2, ठीक। यानी अब यहां पर chi2 की जगह जो है ना, हम यहां पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, सो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ओके। सो अब यहां पर ये जो है ना P0, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। अब chi2 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, है ना बेटा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द non-volatile solute that is added in the volatile liquid. Now, अब चूंकि solution जो है ना ये बहुत dilute है, solution dilute है। Dilute solution का मतलब यहां पर जो solute non-volatile ऐड किया गया है ये बहुत कम है, तो इस डिनोमिनेटर में हम इस N2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम इसको N2 by N1 लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि solution dilute है ना, solvent बहुत ज्यादा है, it is in excess as compared to the amount of the non-volatile solute। तो यहां पर हम N2 की जगह N1 को लिख सकते हैं। अब चूंकि N1 जो है ना, अब मैंने इसमें पानी लिया है, जितना पानी इसमें हमने लिया है उसको हम ना बढ़ा रहे ना कम कर रहे, हमने बस क्या किया, हमने इसमें नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है, हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, ठीक है, दैट इज N2। हमने इसमें कुछ मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के, ग्लूकोज के ऐड किए, दैट इज अ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो।
अब देखिए, चूंकि अब वाटर जो है ना, इसमें जो सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट हम चेंज नहीं करें बेटा, हम खाली अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। सो n1 यहां पर कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर यहां पर हम n1 को हटाएंगे तो ये जो इक्वालिटी है ये प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट होगा। सो व्हाट वी गेट P naught minus P by P naught is directly proportional to N2. And what is N2 here? It is the number of moles of non-volatile solute. And any property that entirely depends upon the number of particles of the solute, that is what colligative properties are. तो यहां हमें पता चला कि जो relative not lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. In the same way, this elevation and boiling point. अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, यू नो, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचता है। अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो व्हाट विल हैपन, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वेपर प्रेशर कम हुआ ना। तो जिस टेम्परेचर पे जब ये प्योर फॉर्म में था, जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचता था, अब उस टेम्परेचर पे नहीं, अब आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सो टेम्परेचर विल राइज। और वो जो चेंज बॉइलिंग पॉइंट में आ रहा है ना, आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड दिस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू N2। यानी जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना, उतना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा आएगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट पे वेरिएशन ज्यादा आएगी। ठीक, अब देखो इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2। इसी तरह देयर इज अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट, यू नो, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना, तो लिक्विड और सॉलिड जब इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और एक लिक्विड सबस्टेंस जो है ना वो उसके सॉलिड फॉर्म में के साथ इक्विलिब्रियम में आता है, सो दैट इज विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने इसमें अब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसमें आपने नमक ऐड किया, ऑक्सिलिक एसिड ऐड किया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आ गई। सो अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नॉर्मली द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड अपॉन द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगी वेरिएशन। आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे ना, आप इसमें नमक ऐड कर रहे हो, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो चेंज होगा, वो और नीचे जाएगा, वो और कम होगा। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता रहा था, लेकिन अब ये उस टेम्परेचर फ्रीज नहीं होगा, अब आपको और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड दिस चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ volatile component, volatile liquid upon the addition of a non-volatile solute, that is what depression and freezing point means. और इसकी एप्लीकेशन भी आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हो। अक्सर जब आप देखो सर्दी का मौसम आने वाला है, हमारे कश्मीर में इश्यूज रहते हैं, ठीक है, ये सड़कें जो है ना वो जम जाती है, बर्फ गिरे तो सड़कें जम जाती है, पानी थोड़ा बहुत सड़कों पे आता है वो जम जाता है, उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि अब इसमें हम नमक छिड़कते हैं, NaCl को छिड़कते हैं। अब आपने नमक छिड़का तो क्या हुआ सर, अरे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हो ना, आप नमक छिड़कने से क्या कर रहे हो, आप फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रहे हो। यानी जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो रहा है, अब उस टेम्परेचर को उससे नीचे जाना पड़ेगा तब जाके फ्रीज होगा, मतलब आपका पानी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जमा हुआ पानी है खुल जाता है और एक्सटेंडर बन जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं ना, उनके जिसमें वो आइसक्रीम रखते हैं उसके बाहर वो आइस रखते हैं और उसमें भी कॉन्टिन्यूसली वो नमक छिड़कते रहते हैं। गेट इट? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नीचे जा रहा है ना, और टेम्परेचर को नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से उसका जो अंदर जो आइसक्रीम्स होते हैं, बाकी जो होते हैं ना, वो चीजें सॉलिड फेज में रहती है। क्लियर? सो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब जितना आप नमक ऐड करोगे ना पानी में, उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा। जैसे उसका उतना बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जा रहेगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा, राइट? इसी तरह देयर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। That osmotic pressure is also the colligative property that is also proportional to the N2. अभी osmotic pressure क्या है, ठीक? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन, हाँ यहां से एक और सोल्यूशन को ले रहे हैं, एंड वी आर सेपरेटिंग देम बाय SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा ना बॉटनी में भी पढ़ा होता है इस कॉन्सेप्ट को, जब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहे हो तो वहां पर ये चीजें आती है।
तो यहां पर हमने दो सोल्यूशन रखे, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, क्लियर। और इन दोनों को हमने सेपरेट किया है बाय एसपीएम, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, and that only allows the solid molecules to flow through it. अब क्या है कि एक साइड से हमने सॉल्यूशन लिया है डाइल्यूट और दूसरी साइड से हमने सॉल्यूशन लिया है कॉन्सेंट्रेट। समझना बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं। एंड वी हैव सेपरेटेड देम बाय एसपीएम, दैट इज ओनली अलाउइंग द फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब यहां रिलेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन बी। सो अब फ्लो क्या होगा, ऐसे यहां से फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी, ओके, फ्लो होता जाएगा ना। जैसे फ्लो होता जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इसकी अब यहां से डाइल्यूशन बढ़ती हो जाएगी, यहां कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब एक स्टेज ऐसा पहुंचेगा कि यहां जो सॉल्यूशन है ना, ये अब इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को यहां आने नहीं देगा। या हम ऐसे बोलेंगे, सर क्या हम इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के एंट्री को रोक सकते हैं? ऑफ कोर्स। हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें यहां अपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी जिस प्रेशर से यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ए से बी में जा रहे हैं ना, हमें यहां पर उससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोक सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड एज थ्रू द एसपीएम, दैट इज ऑस्मोसिस। तो यहां पर अगर हमें प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकना होगा तो यहां पर हमें एक्सर्ट फोर्स करना होगा, हमें यहां एक्सर्ट प्रेशर करना होगा। दिस एक्सेस प्रेशर that is required to prevent this process of osmosis, वही इस solution का osmotic pressure कहलाता है, राइट। और ये जो osmotic pressure है ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मतलब आपने इसमें ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना। कॉमन सेंस की बात है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, इट विल वेलकम मोर एंड मोर सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू इट। तो जैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट को बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा प्रेशर आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा टू फ्लो और टू प्रिवेंट और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ दिस सॉलिड मॉलिक्यूल्स इनटू इट। मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट से रिवील हुआ, ये साबित हुआ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, दे आर प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कि जितनी सॉल्यूशन की मोलैलिटी बढ़ेगी उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बनती है। यानी चाहे वो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ऑल दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में होंगे उतनी मोलैलिटी होगी, और जितनी मोलैलिटी होगी ना उतनी जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। यानी उतना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है। और वो रिलेशन जो है ना वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उसकी एक एप्लीकेशन है, वी कैन डिटरमाइन दैट। ये आपने समझा बेटा? तो हम आगे बढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल, तो ऐसे बताता हूं। एक्सपेरिमेंट से रिवील। अब देखो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से रिवील हुआ है, साबित हुआ है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। व्हाट इज एम? इट इज अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और हम अगर m को हटाएंगे सो डेल्टा t विल बी इक्वल टू kb इनटू m, व्हेयर kb जो है ना इट इज अ कांस्टेंट दैट्स कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी तरह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा tf से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू m। हाँ ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, यहां पर हम kf एक और कांस्टेंट इनटू m, और यहां पर जो kf है ना दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब एक्चुअली जो चीज मुझे बतानी है दैट इज कि वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है,
in a solution by using this kind of relation. बस करना क्या है कि यहां पर m जो है ना, इसकी जगह हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकाल सकते हैं. इट इज मोलैलिटी, एंड वन मोलैलिटी मींस अभी हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1 kg ऑफ सॉल्यूशन. अब अगर हमें वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ना उसका मास दिया गया है, ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, तो वहां पर हम W/m लिखेंगे. सो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हाँ, डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल KB. अब मोलैलिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल, लेट इट बी N, ठीक है, डिवाइड, अब N भी हम लिखेंगे, इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अब मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी MB. क्लियर. अब यहां पर चूंकि NB जो है ना, इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, NB की जगह हम लिखेंगे WB डिवाइड बाय MB. चलो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है. So it will be W. अब देखो what is N? It is actually the number of moles, and number of moles is given mass by molar mass. किसका given mass? Solute का given mass, non volatile solute, ठीक है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ. अब उसका कितना मास है और उसका मोलर मास कितना है, वो आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स देगा. सो वही हमने लिखा WB by MB. हाँ, डिवाइड बाय है MA, हाँ बिच ना इनटू 1000, क्योंकि 1000 ग्राम से हम देख रहे. तो यहां पर जो MB है ना, ठीक, इट इज अ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड दिस इज गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट. तो अगर हमारे पास सॉल्यूट का नेचर पता है तो हम उसका मोलर मास बता सकते हैं, और मोलर मास, और ये तो हमें पता होगा कि सॉल्वेंट का मास कितना है, तो वहां से हम मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं. With the help of colligative properties, we can determine the molecular mass or molar mass of solute or the given mass of the solute. ठीक है, by using this type of equation. Similarly, यहां पर भी आप m की जगह हम लिखोगे number of moles in a given mass of solvent. ठीक है, तो number of moles आप given mass में molar mass देखोगे, अगर given mass दिया गया तो आपको molar mass निकल के आएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये colligative properties है, इससे हम जो है molecular mass या molar mass of a नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वाकई डिटेल में ऑफलाइन क्लास में हुआ, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हुए, बस हम रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वेंट हॉफ फैक्टर. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया. यू नो दैट NaCl जब पानी में डिसॉल्व होगा टू फॉर्म द सॉल्यूशन, इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी की वजह से वहां पर जो NaCl का क्रिस्टल है वो डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, और हमें Na पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिलेंगे. देखो बेटा, अगर हमारे पास ये NaCl है और इसके अगर हम मोलर मास की बात करेंगे, इट इज 23.35.5, दैट इज 58.5. ये इसका थ्योरेटिकल मोलर मास है, थ्योरेटिकल मोलर मास है. लेकिन हमने इसको जब पानी में डिसॉल्व किया ना, तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, तो यहां पर रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है. अब चूंकि आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एक फिजिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं है. यहां पर NaCl पार्टिकल्स जो है ना, दे डू नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ केमिकल इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. हाँ, वहां पर डाइपोल आयन इंटरेक्शन रहती है, लेकिन वो फिजिकल टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहती है, कोई रिएक्शन नहीं होती. सो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां पर जो आपके मोलर पार्टिकल्स का ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमने ऐड किया NaCl, इसका जो मोलर मास है ये 58.5 आना चाहिए. बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो पार्टिकल का मोलर मास आ रहा है, इट कम्स टू बी 59.25. दैट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द थ्योरेटिकल मोलर मास. तो यहां पर आपका जो मोलर मास आ रहा है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये डिफरेंट आ रहा है. राइट सर, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें ना, जब NaCl पानी में गया तो वहां पर क्या हुई, डिसोसिएशन हुई, और डिसोसिएशन की वजह से
यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली जब हम नॉन मोलर सॉल्यूट के थ्योरेटिकल मास को मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं, इट कम्स टू बी डिफरेंट। नाउ वेंट हॉफ जो है इसी तरह देयर इज अनदर कंडीशन। अब हम अगर एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, अब हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा जैसे यहां पर बना, लेकिन यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा ना डिफरेंट चीज होगी, क्योंकि एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल जो है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब वो पानी में जाते हैं ना तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है दे डाइमराइज। यहां पर अगर हम थ्योरेटिकल मोलर मास की बात करेंगे, ठीक है, वो आपको आसानी से कैलकुलेट होगा, 12 + 12 हो गया ना 24, ठीक है, तो 24 लिखेंगे इधर, 16 + 2 है ना ऑक्सीजन का, वो आ गया 32, हाइड्रोजन 4 है तो ऐड कर दो, ठीक है, सो इट कम्स टू बी 4 + 2 + 4 is 0, so 3 + 3 that's 60, so it is 60 grams। थ्योरेटिकल मोलर मास है, ग्राम मोलर मास। अब यहां पर अगर हम सॉल्यूशन में देखेंगे, सर आपने एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, फिजिकल चेंज है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि वहां पर भी आपका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम आना चाहिए, तो यहां पर भी आपको एक अजीब तरह का जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है ना वो डिफरेंट आ रहा है, और वो आपका आ रहा है 120। इंटरेस्टिंग थिंग, वो 120 आ रहा है, ठीक है। अब 120 क्यों आ रहा है, इसका मतलब यहां पर बिल्कुल डबल हुआ है, क्योंकि यहां पर जो आपके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स है ना वो डाइमराइज हुए, वी कैन लाइक दिस O OH, यहां पर CH3 C OH एंड C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर चूंकि हाइड्रोजन जो है ना इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, और आपको पता है जब भी हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में सैंडविच होता है ना तो यहां पर एक इंट्रैक्शन डेवलप होती है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन एटम, वी कॉल दैट एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग, हालांकि मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम है लेकिन मॉलिक्यूल दो है, सो डिफरेंट मॉलिक्यूल हियर मींस कि मॉलिक्यूल दो है, नंबर की मैं बात कर रहा हूं, नेचर सेम है, तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहां पर ये पूरा का पूरा जो ये डायमर है ना एक सिंगल यूनिट है, और एक्सपेरिमेंटली हम जब पार्टिकल का मोलर मास देखते हैं ना वहां आपको एक ऐसे ये पूरा डायमर का मास आता है, और इसका मास आपको 120 ग्राम आएगा, 120 आएगा। मतलब यहां पर भी थ्योरेटिकल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास डिफरेंट होता है, ये बताना है। अब यहां पर क्यों एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल मोलर मास डिफरेंट आया, क्योंकि यहां डिसोसिएशन हुई। यहां पर क्यों डिफरेंट आया, क्योंकि यहां पर एसोसिएशन हुई, राइट। अब जब एसोसिएशन हुई, डिसोसिएशन हुई, दोनों का इफेक्ट क्या हुआ कि मोलर मास थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वो डिफरेंट आ रहे। नाउ वेंट हॉफ साहब ने क्या किया, इसने एक वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया, ठीक, जो हमें ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन में बता रहा है कि एक सोल्यूट जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वहां पर कितनी डिसोसिएशन हो रही है, कितनी एसोसिएशन हो रही है, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जो वेक्टर हमें डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम वेंट हॉफ वेक्टर बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड नोटा, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास and divide by experimental molar mass. Okay बेटा, so what is Van't Hoff factor? It's a ratio, ठीक है, हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। What Van't Hoff factor actually gives us? It gives us the extent of dissociation and or association of non-volatile solute in a volatile liquid. Number one. Number two, it also tells us, या simply हम बोल सकते हैं, it is a ratio, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर थ्योरेटिकल मोलर मास एंड एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब देखिए बेटा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो आपका थ्योरेटिकल मोलर मास है वो ज्यादा है, जबकि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कम है। जैसे यहां पर है, इट इज 58.5 डिवाइडेड बाय 59.25, हाँ, इट कम्स टू बी 2, सो इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1।
वहीं पर अगर हम यहां बात करेंगे, यहां एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो है ना वो 120 आ रहा है, लेकिन theoretical molar mass 60 है. So what is 60 divided by 120? It is 0.5. It is less than 1. So इसका मतलब जब भी वेंट-ऑफ फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, दैट मीन्स वहां पर जो है एसोसिएशन हुई है, और अगर वेंट-ऑफ फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स वहां पर एसोसिएशन हुई है. सॉरी, जब ग्रेटर देन होगा तो डिसोसिएशन, लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन. अब चूंकि मोलर मास जो है दैट इज, ठीक है, दैट इज जो है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रहती है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस वहां पर चेंज करना है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बाय थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर को अक्सर जब हम मेजर करना होता है ना किसी भी कंपाउंड को, स्पेशली जो आयनिक होते हैं, तो अगर आपने यहां देखा होगा, यहां पर आप देख रहे हो कि डिसोसिएशन में ये कितने आयन्स में डिसोसिएट हुआ है, NaCl 2 है ना, तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू भी 2 आ गया. क्लियर? ये डिसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल साल्ट्स में अगर आपको डायरेक्टली बताना होगा कि वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या है, तो आप देखिए कि जब उसकी डिसोसिएशन होगी तो कितने कैटायन्स का एनायन में डिसोसिएट हो रहा है. तो नंबर ऑफ कैटायन्स एनायन में जो डिसोसिएट हो रहा है दैट विल बी इट्स वेंट ऑफ फैक्टर. और ये जो एसोसिएशन में इसमें हमेशा ये 1 से कम ही होगा, और वहां पर हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा, और यहां पर न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा. आई होप आपने ये समझा होगा इवेंट ऑफ फैक्टर क्या है, और अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है. सो ये सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, आई होप कि अब आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो, इजीली कर सकते हो. और आगे जो हमारे यूनिट्स हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स. ठीक है, तो एक और सेशन में उन दोनों यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे. उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह. तो अगली क्लास में हम काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, वो डिस्कस होंगे. टिल देन, फी अमानिल्लाह.